हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाली। आज हम सींस पाल 2015 में जो नोटिफिकेशन निकला था, 2017 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसको आज पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि सींस पाल की तैयारी कराऊंगा। और एक बात गांठ बात के आप रख लीजिए कि आप लोग मेरे साथ चलेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि 3 4 5 मान है, अभी बहुत हैं, तो अभी से तैयारी की जा सकती है अच्छी खासी। मतलब जिसने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो देखो, मैं अभी आज हिंदी का सेगमेंट कराऊंगा इसका। अगर आप लोगों को एकदम पूरा पेपर एक साथ ही चाहिए तो मैं वो भी करा दूंगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा करके मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ। अगर एक साथ कराना है तो वो भी बता देना, मैं पूरा सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस आप लोग फॉलो करते जाना, उन चीज़ों को करते जाना, और आप लोगों को जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे बताते जाना, और मैं अपने हिसाब से तो मैं करते ही जाऊँगा। अब जैसे जैसे इनमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, उन क्वेश्चन के इर्द गिर्द उनकी जो थ्योरी है उसको भी मैं क्लियर करते जाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं PYQ ही कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा। और PYQ को बेस लेके चलेंगे हम, क्योंकि हमें पता चलेगा ना पेपर का पैटर्न क्या है। ये 2017 में एग्ज़ाम हुआ था तब है, तो अब से थोड़ा बहुत पैटर्न बदल गया है, कहाँ पूरा नहीं बदला है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें बदली हैं, कौन से टॉपिक में अब ये राइटर नहीं है। जैसे फिराक गोरखपुरी का आया है इसमें, तो फिराक गोरखपुरी अब नहीं है हमारे सिलेबस में। तो वो सारी चीज़ें मैं बताते जाऊंगा, आप लोग चलते जाना। ये पेपर है 2017 का। इसको अब आगे चलते हैं, हिंदी वाला सेगमेंट आज हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हम हिंदी वाले सेगमेंट को देखते हैं। हिंदी वाले सेगमेंट में इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें अतीत के दबे पाँव के लेखक कौन है। इसके ओम थानवी जी हैं, ऑप्शन ए है इसका। शुद्ध वाक्य छांटिए, अज्ञे ने अनेकों ग्रंथ लिखे। देखिए यहाँ पर अनेकों आ गया, अनेकों कोई वो मतलब ये गलत होता है, अनेकों नहीं अनेक होता है शुद्ध। तो अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में है अज्ञे ने अनेकों ग्रंथों को लिखा, ये भी गलत है, अनेकों ग्रंथों को लिखा, उपरोक्त कोई नहीं, मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशाभिमान में प्रयुक्त संधि है, देशाभिमान में है हमारी दीर्घ संधि। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो देश प्लस अभिमान होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को संधि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है करके ये डिटेल में सीखना होगा, इसका मैं थ्योरी वाला भी पार्ट ले आऊँगा। देखिए देश प्लस अभिमान हो जाएगा, देश प्लस अभिमान। तो इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देश 100 है, ये जो 100 आधा 100 प्लस अ मिलके बना है, और यहाँ पर ये अ और ये अ मिलकर आ बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, देश का देशा हो जाएगा। तो ये किसका क्या हो गया, देशा प्लस अभिमान। ये देश देशाभिमान है जो उसका क्या हो जाएगा, देश प्लस अभिमान, मतलब कि अ प्लस अ मिलकर क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी क्या, दीर्घ संधि। ये फॉर्मूला होता है दीर्घ संधि। देखिए ये स्वर संधि का पार्ट होता है दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि संधि। सिलेबस में उसने 4 ही दी हैं, लेकिन वो पूछ लेता है अयादि से भी। मैं आपको सारी संधियाँ करा दूंगा, वृद्धि वो व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि भी सारी। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। फिर उसके बाद है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये छंद नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं। शीतोष्ण का अर्थ है, देखिए यहाँ पर शीतोष्ण का अर्थ हम वैसे समझ जाएंगे अगर समय संधि आ रही होगी तो। शीतोष्ण में हमारी गुण संधि है, शीत प्लस उष्ण, अ प्लस उ बराबर ओ बन जाता है। यहाँ पर अगर अ प्लस ई होगा तो उसका ए बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ प्लस क्या बन जा रहा है, ऊ से मिलकर ये क्या बन जा रहा है हमारा, ओ बन जा रहा है। तो शीत प्लस उष्ण मतलब ठंडा और गर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैं डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को, अगर ये करना होगा तो हमें एटलीस्ट हमें पता चल रहा है ना कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से बन रहा है, संधि से क्वेश्चन बन रहे हैं और राइटर से बन रहे हैं। तो इस टाइप से मैं इनका पूरा डिटेल में इनका थ्योरी वाला पार्ट भी कराऊंगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है और आपकी डिमांड होगी ना, जो वो भी बताना है, मैं उसको भी फुलफिल करूँगा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ये होता है किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। तो ये दिखने से भी आज मतलब पता चल जा रहा है, मतलब देखिए इसका हमें लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि उद्धरण चिन्ह का मतलब क्या होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो ये इन्वर्टेड कॉमा भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड। इसको हिंदी में इखरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं, मैं ये चिन्ह भी हैं, तो ये चिन्हों को भी पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
जूही की कली कविता किसकी है? ये है हमारी निराला जी की। निराला जी तो वैसे ही बहुत फेमस है। निराला जी देखिए, ये जो छायावाद के राइटर हैं ना, हमारे छायावाद के 4 स्तंभ पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, ये मतलब इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। इनको मैं बहुत ही अच्छे से कराऊंगा आप लोगों को। मतलब इनसे कहीं मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मतलब कोई सी क्वेश्चन पेपर उठा लो, मतलब उन इनसे छायावाद से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आगे अगले में चले जाते हैं हम। लिंग वचन कारक काल के कारण रूप में परिवर्तन करने वाले शब्दों को कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि लिंग वचन कारक काल के कारण जहाँ परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो बेकारी शब्द कहलाते हैं। ये अगर लिंग वचन कारक काल के कारण अगर रूप उसमें परिवर्तन नहीं होता उसके रूप में, तो वो अकारी शब्द कहलाता। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं बेकारी शब्द। ये क्या होते हैं ये भी मैं पूरा आपको बताऊंगा, शब्द क्या होता है। और मैं डिटेल में पूरा स्टार्टिंग से करूँगा। जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा सिलेबस ही करा दूंगा। जो न्यू कमर है वो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं बोल रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कहीं भी डरने की, कुछ भी करने की। आप लोग ट्रस्ट करना, मैं आपका एकदम हंसते खेलते ये पेपर निकलवा दूंगा। मतलब कि मैं अपनी तो पूरी कोशिश करूँगा, ज़्यादा मेहनत तो अपनी होती है यार, है ना। कोई चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देशज नहीं है पूछ रहा है। इसमें भी ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है। पगड़ी देशज है, लोटा है, ठेठ भी देशज है, तो ये सांझ इसका देशज नहीं है। सांझ क्या होता है? तत्सम होता है। देखिए इनको जब हम पढ़ेंगे ना तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द होते हैं जो, उनमें से है। तो इसका राइट आंसर हो गया 10th वाला। 11वां क्वेश्चन, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, ये होती है धातु से। देखिए धातु क्या होता है ना, क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्रिया क्या है, पढ़ना एक क्रिया है। तो ये क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक, ये बेकारी और अभिकारी शब्द जो है ना, मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। बेकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन क्रिया का मतलब ये लिंग वचन कारक काल के साथ बदल जाती हैं वो क्या बोलाते हैं? बेकारी शब्द। और जो लिंग वचन कारक काल के साथ नहीं बदलते हैं वो अभिकारी कहलाते हैं। और लिंग सॉरी, इससे मैंने पहले गलत बोल दिया शायद कुछ। लिंग वचन कारक काल के साथ जो बदल जाते हैं उनको बेकारी शब्द बोलते हैं, और जो लिंग वचन कारक काल के साथ नहीं बदलते हैं उनको अभिकारी शब्द बोलते हैं। बेकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं हमारे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। और अभिकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक। इनको मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को करा दूंगा। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रिया की जो हम बात कर रहे थे, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से। धातु का मूल, ये क्रिया जो होती है वो क्रिया का मूल रूप है। जैसे मैं बोल रहा था कि पढ़ना हमारी क्रिया है ना, जैसे तो उसका मूल रूप धातु क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा पठ धातु। जैसे लिखना क्रिया है तो हमारी लिखना का मूल रूप क्या हो जाएगा? हमारी मतलब उसका धातु क्या हो जाएगा? लिख धातु। तो इस प्रकार से होता है, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ये संधि हो गया, है ना। पहला ऑप्शन हो जाएगा। उपसर्ग क्या हो गया? वो जो पहले लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। संज्ञा किसी वस्तु स्थान या के बारे में जो मतलब संज्ञा मतलब नाम के स्थान जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोल जाते हैं? संज्ञा बोलते हैं। मतलब किसी का नाम हो। संज्ञा में जब बेकारी शब्द बताऊंगा पूरी डिटेल में बता दूंगा, आप लोग फिक्र करना ही मत। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अरविंद का पर्यायवाची कमल का है, सभी को पता होगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था? ये कहा था हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए कबीरदास जी के बारे में ना 3 चीज़ें हैं। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। उनको उनकी भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी थी, ये भी कहा है किसी ने। और उनकी सब भाषा कौन सी थी? उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। देखिए इसकी एक मैंने जो ट्रिक बनाई है ना याद करने की, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अब याद कैसे रखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास हजारों रुपये आए, तो वो जैसे रुपये आए तो किसी के पास आदमी का थोड़ा अहम बढ़ जाता है ना, तो वो एक डिक्टेटर समझने लगे अपने को, तो उन्होंने कबीरदास जी को भी डिक्टेटर बोल दिया। अब रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो साधु टाइप के थे, तो ये समझ लीजिए आप, मैंने एक निमोनिक ट्रिक बनाई है। हाँ, तो साधु टाइप के थे तो उनने उनकी भाषा को भी सदुक्कड़ी बोल दिया। फिर उसके बाद हमारे श्याम सुंदर दास जी थे, वो अपना खिचड़ी खिचड़ी बना के खाते थे, अकेले रहते थे, तो उनने उनकी भाषा को क्या बोल दिया? पंचमेल खिचड़ी बोल दिया। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। अगर श्वास ज़्यादा मात्रा में निकलेगी तो उसको क्या बोल देंगे? महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, ये प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष अघोष क्या होते हैं, 1 3 5 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 4 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये मतलब इस टाइप से क्या क्या होते हैं मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए ये फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? ये
रघुवीर सहाय है इनका मूल नाम। ये अब सिलेबस में नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है इनको ज़्यादा याद करने की, है ना। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। वैसे अब ये सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर उनका आपको देखना है तो वैसे रघुवीर सहाय है उनका मूल नाम। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये लिपि भी मैं स्क्रिप्ट को आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप फिक्र मत करना। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। विपरीतार्थक मतलब जो विपरीत अर्थ वाले हैं, पेड़ पौधे, ये विपरीतार्थक नहीं है। धीरे धीरे ये भी नहीं है। जीव जंतु ये भी नहीं है। लाभ हानि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विपरीतार्थक है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है हमारी संस्कृत। और साहित्य में रस का आशय है, ये है अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है रस से। देखिए वैसे रस भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं रस भी आप लोगों को करा देता, तो इसमें भी ज़्यादा फोकस करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें से हमारे रस नहीं है, और रस नहीं है इसमें से, और ये एक रघुवीर सहाय नहीं है, और ये जूही की कली पढ़ा हमने जो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब छायावाद को तो पी जाना आप लोग, पंत प्रसाद निराला महादेव वर्मा, और मैं पिलाऊंगा आप लोगों को, पूरा घोटूंगा। देखो हमारे लिटरेचर में क्या है ना, 23 राइटर हैं, 23 राइटर में से मैं आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे से करा दूंगा, तो वहाँ से बन जाना है। चौपाई वाला मतलब छंद नहीं है, इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने तो सारी चीज़ें बता दी हैं। ये अतीत के दबे पाँव के लेखक जो ओम थानवी जी हैं, ये भी सिलेबस में नहीं है। हरिशंकर परसाई जी हैं। शरद जोशी भी नहीं है। राजेंद्र यादव भी नहीं है हमारे सिलेबस में। यूके ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूँ मैं। राजेंद्र यादव की वाइफ हैं जो मन्नू भंडारी जी, वो ज़रूर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका बंटी, यही सच है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके, उनको मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप लोग फिक्र मत करना। अब अभी इतना ही करते हैं फिर, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये हिंदी वाला सेगमेंट अभी कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद जीएस वाला पूरा मेरे पास पेपर है, इसको मैं पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ। और जिन साथियों को रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत होती है तो रीजनिंग को भी पूरा डिटेल में खोल खोल के आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो सीधे सीधे आंसर चाहिए होंगे तो सीधे सीधे आंसर भी बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी लाता हूँ। फिर नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है ना यार, यही 10-11 बार कितने मिनट की हो गई, फिर बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताना आप लोग मुझे अपने, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी मुझे कमेंट करना, और आप बताना, उसको मैं फुलफ़िल करूँगा। मैं जो बोल रहा हूँ तो वो मैं करूँगा, आप उसकी फ़िक्र मत करना। मैं बोल रहा हूँ अभी से लग जाओगे ना सींचपाल, यार 1000+ पोस्ट तो कन्फर्म आनी है बोल रहे हैं, तो यार 1000 पोस्ट कम नहीं होती हैं। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 65 से 70 कट ऑफ बन जाएगी, तो उसमें यार हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि हमें कोई टॉपर तो बनना नहीं है। लिस्ट में आने से मतलब है ना, फिर उसके बाद अपडेट करते गए। तो चलिए बाय बाय।